हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि खान सर का न्यू बैच का न्यू पीडीएफ है ज्योग्राफी का। देखिए, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदीपीय पठार। इससे आप लोग पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे हिमालय मैदान। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं प्रदीपीय पठार को। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रदीपीय पठार लगभग 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत का प्रदीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। कैसा है? अनियमित त्रिभुजाकार वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में ग्रीग पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची या कार्डेमम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एलोंग पठार तक है। ठीक है। देखिए, इसकी औसत ऊंचाई हो जाए कितना? 600 से 900 मीटर हो जाएगा। ठीक है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर में प्रवाह उसके उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। ठीक है। अतः यह प्राचीनतम भू पैंजिया का एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नि तथा रूपांतरित शैल से बना है। देखिए, गोंडवाना लैंड यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैंजिया था। पैंजिया दो हिस्सा में टूट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड हो गया, नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक ना। और प्रदीपीय पठार किसका हिस्सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। सामान्यतः प्रदीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रदीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर हो जाता है। ठीक है। प्रदीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। देखिए, नोट में लिखा गया है, प्रदीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपवाद है, क्योंकि इसके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी या रिप्ट घाटी से होकर बहती हैं। देखिए, प्रदीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है। ठीक। देखिए, कुछ मैप के द्वारा यहाँ पे पठार और पर्वत दर्शाया गया है। आप लोग इस एक बार वीडियो को रोक कर जरूर देख सकते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रदीपीय पठार। ठीक। प्रदीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। ठीक, क्योंकि यह अनेक पठारों से क्या हुआ है? मिलकर बना हुआ है। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा हो जाएगा पूर्वी पठार, तीसरा हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार, चौथा हो जाएगा दक्कन का पठार। देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा हो जाएगा मालवा का पठार, तीसरा हो जाएगा मेवाड़ का पठार, चौथा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, पांचवा हो जाएगा बघेलखंड का पठार और छठवां हो जाएगा विंध्य श्रेणी। छठवां कौन सा हो जाएगा? विंध्य श्रेणी। और सातवां हो जाएगा सतपुरा श्रेणी। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी, इस पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है। इस पर्वत श्रेणी को उदयपुर के निकट जरगा एवं दिल्ली के निकट रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। देखिए, इस पर्वत को उदयपुर के निकट जरगा एवं दिल्ली के निकट रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति प्री क्रिम्बियन काल में हुई है। कौन से काल में? प्री क्रिम्बियन काल में, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी अनुमानित आयु कितना हो जाएगा? 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। देखिए, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक का काम करती है, जो पश्चिमी राजस्थान मैदान की अपवाह क्षेत्र को उत्तर पूर्व में गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ रण में विलीन हो जाती है। इसीलिए यह एक अतः
अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजस्थान के मैदान, इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक तथा उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान एवं दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। अरावली पर्वत राजस्थान के मैदान एवं केंद्रीय उच्च भूमि के बीच एक क्या है, विभाजक रेखा है, रेखा का काम करता है। देखिए 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आइसो हाइट इस मैदान को दो भाग में बांटती है। पहला दिया गया है कि इसमें कि 25 सेमी वर्षा रेखा का पूर्व क्षेत्र राजस्थान क्या हो जाएगा, बांगर। दूसरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का पश्चिमी क्षेत्र थार मरुस्थल हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में कहेगा तो बांगर हो जाएगा और पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल। देखिए नोट में दिया गया है कि राजस्थान बांगर की उर्वरक भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। और उर्वर भूमि कृषि हेतु उपयुक्त होता है। ठीक है, देखिए राजस्थान के मैदान में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल झील को बालसन झील कहते हैं। राजस्थान के मैदान में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल झील को क्या कहते हैं, बालसन झील कहते हैं। ठीक, उदाहरण में जैसे सांभर झील हो गया, कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में। देखिए सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील हो जाएगा। इस क्षेत्र में चौरास तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झील को प्लाया कहते हैं। इस क्षेत्र में चौरास तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। उदाहरण जैसे डिंडवाना, कुंचामन, सरगोल इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये हो जाएगा प्लाया झील का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि गुरान घाट क्या है, तो सिरोही एवं जालौर को उदयपुर से जोड़ता है गुरान घाट। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक है, जलवायु क्या है, विभाजक भी है, जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधन जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो कि अब्बू की पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर ही स्थित हो जाएगा। ठीक ना, उड़िया का पठार माउंट आबू गुरु शिखर के नीचे स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, उड़िया का पठार। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए मालवा का पठार, इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में है। इसे राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़ौती का पठार कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में क्या है, विंध्य श्रेणी है। और उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी क्षेत्र है। और पूरब में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड तथा पश्चिमी मेवाड़ का पठार स्थित हो जाएगा। ठीक, यह पठार बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है। कैसा चट्टान से, बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है, जिनके अपक्षरण के कारण यहाँ काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। देखिए चंबल बेतवा सिंधु, नर्मदा, ताप्ती यहाँ की प्रमुख क्या है, नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी क्षेत्र भारत में सर्वाधिक क्या है, अवनालिका अपर्दन से प्रवाहित क्षेत्र है। ठीक है, जिसे बीहड़ अर्थात उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़ अर्थात उत्खात भूमि कहते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेवाड़ का पठार। देखिए इस पठार का मुख्य विस्तार कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मेवाड़ का पठार कहाँ हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। यह पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। कौन सा, अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है, जो बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आती है। कौन सी नदी के, बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आती है। बनास नदी चंबल की एक क्या है, महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। देखिए इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिमी ग्वालियर के
पठार और दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, यह पठार मुख्यतः रेवादार अग्नीय एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, जहाँ ग्रेनाइट व नीच की चट्टान में अवक्षय व अपरदन की क्रिया के कारण यहाँ लाल मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही बालू पत्थर की के लिए एक प्रसिद्ध रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में ही बालू पत्थर के लिए क्या है, प्रसिद्ध रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र सूखा प्रभावित होने से केंद्रीय उच्च भूमि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ते हैं बघेलखंड का पठार। देखिए, यह पठार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित हो जाएगा। ठीक, जो केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से क्या करता है, अलग करता है। इसके उत्तर में कैमूर की पहाड़ी एवं दक्षिण में मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट में दिया गया है कि बघेलखंड का पठार अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक, इसी पर्वत पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। कौन से पठार पे, तो बघेलखंड के पठार पे। देखिए, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी क्रॉसिंग पॉइंट सूरजपुर है। ठीक, देखिए बिंद श्रेणी इस श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कुछ क्षेत्र बिहार राज्य में भी है बिंद श्रेणी का। ठीक, इसे गुजरात में जोबट हिल क्या कहते हैं, जोबट हिल, बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके अंतर्गत बिंद पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी तथा पारसनाथ की पहाड़ी आती है। ठीक है, बिंद पर्वत श्रेणी मुख्यतः नर्मदा घाटी के उत्तरी ढलान पर है। कौन सी ढलान पे है, उत्तरी ढलान पे है। देखिए, बिंद श्रेणी के दक्षिण हिस्से से पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी घाटी है, जो बिंद पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से क्या करता है, अलग करती है। साथ ही साथ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी अलग करता है। कौन सा, तो बिंद पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करता है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी के उत्तर दिशा की ओर से निकलने वाली नदियां, बिंद पर्वत श्रेणी की उत्तर दिशा की ओर से निकलने वाली नदियां कौन सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जो अंत में गंगा एवं यमुना की अपवाह तंत्र में मिल जाती है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां की ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है, जिस कारण से पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि अरब सागर में न गिरकर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। देखिए, अपवाद में दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती पूरब की ओर न बहकर पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाकर गिरती है, क्योंकि ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा श्रेणी। देखिए, यह श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। ठीक ना, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैले हुए सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए, सतपुड़ा श्रेणी, यह श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूरब में छोटा नागपुर पठार तक है। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल पर्वत श्रेणियां आती है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, कौन सा जगह, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहीं धूपगढ़ के पास ही पंचमंडी है, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, जो कि 1165 मीटर है, जो इस पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए, इस पर्वत के उत्तरी किनारे पर नर्मदा एवं महानदी किनारे, इस पर्वत पर नर्मदा एवं दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी की घाटी है, जो इन दोनों नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है, ब्लॉक पर्वत है, जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से बना हुआ है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का विस्तार से मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। देखिए, पहला हो जाएगा सतपुड़ा,
फिर महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुड़ा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। महादेव भी मध्य प्रदेश में, मैकाल छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक पर्वत। जब किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थलखंड नीचे की ओर धंस जाते हैं और बीच का भाग पर्वत की ओर ऊंचा उठ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। देखिए पूर्वी पठार इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पहला हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, तीसरा हो जाएगा डंकारण्य का पठार। ठीक है, देखिए दिया गया है प्रदीपीय पठार। ठीक है, प्रदीपीय पठार में हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। यह मुख्यतः झारखंड, राजस्थान में फैला हुआ है। इसके अलावा बिहार के गया, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा के कुछ उत्तरी भाग इसी पठार के अंतर्गत आते हैं, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित है। कैसा है? ग्रेनाइट के चट्टान से निर्मित है, जिसके उच्च स्थलाकृति या दीप रूपीय स्थलाकृति को पाटभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटभूमि कहते हैं। इस पाट क्षेत्र भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से एक उत्खित भूमि का उदाहरण है। कौन सा है? उत्खित भूमि का उदाहरण हो जाएगा। यह पाट क्षेत्र भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से एक उत्थित भूखंड का उदाहरण हो जाएगा। इस पठार के 3 महत्वपूर्ण पठार हैं। उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार तथा उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी हो जाएगा। इस पठार से निकलने वाली दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, जो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। देखिए दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे क्या है? बड़ी नदी है, जो रांची के पठार से निकलती है। इस नदी पर रांची के समीप हुंड्रू जलप्रपात है। कौन सा हो जाएगा? हुंड्रू जलप्रपात। अगला दिया गया है कि छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। देखिए यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है, जिसका निर्माण धसाव अर्थात अवतल की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। किसमें? छत्तीसगढ़ बेसिन में, जिसके कारण यहाँ कोयला के प्रचुर भंडार हैं। यह बेसिन डंकारण्य पठार को छोटा नागपुर के रांची पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से अलग होता है। देखिए डंकारण्य का पठार, इस पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है। यह पठार मुख्य रूप से भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित हो जाएगा। ठीक है, यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु उबड़-खाबड़ एवं उर्वरा शक्ति कम होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। ठीक है, देखिए भारत में टीन धातु का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले इसी डंकारण्य क्षेत्र में स्थित है। डंकारण्य का क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? जो कि छत्तीसगढ़ में। देखिए इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल ही क्षेत्र में है। ठीक है, अगला देखिए दिया गया है कि मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। ठीक है, इसका निर्माण मुख्य रूप से प्रदीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुआ है। ठीक ना, यह मूलतः छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत और मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, जिसका कारण इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। ठीक है, इसी राजमहल गारो गैप को पश्चिम बंगाल में मालदा गैप कहती हैं। ठीक, देखिए नीचे दिया गया है नोट में, कह रहा है कि भारतीय प्रदीप एवं मेघालय का पठार मालदा गैप द्वारा अलग होता है। भारतीय प्रदीप का पठार एवं मेघालय का पठार किससे अलग होता है? तो मालदा गैप द्वारा। देखिए इस क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है, जहां मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण हुआ है।
इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सुंदरबन भारत की सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार, देखिए मेघालय का पठार, यह पठार संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से प्रदीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है, जो कि राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। ठीक है। इस पठारी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रम गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ पाई जाती है। देखिए गारो, खासी, जैंतिया इसी पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख क्या है, जनजातियाँ भी है। देखिए खासी पर्वतीय क्षेत्र की कीप जैसी आकृति होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। इसी कारण से खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित कौन सा जगह, मानसीराम, चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। देखिए इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ पर लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके कारण इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो मेघालय में स्थित है। जो क्या है, मेघालय में स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत के पठार। देखिए दक्कन का पठार, देखिए इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण से प्रारंभ होता है, जो त्रिभुजाकार आकृति के समान दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर दिया गया दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार। देखिए दक्कन ट्रैप दिया गया है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र की विशाल चट्टान से निर्मित है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र में विशाल चट्टान से निर्मित है, जिसके कारण यहाँ काली मिट्टी का अधिक विकास हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में नागपुर से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। गोदावरी नदी इसी पहाड़ी क्षेत्र से होकर बहती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र है। कौन सा, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र है। देखिए कर्नाटक का पठार, इस पठार के पश्चिमी घाट से सटे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। मलनाड से सटे पूर्व में पठारी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं, जिसे यहाँ मैदान कहा जाता है तथा यहाँ के मैदान औसत से अधिक ऊंचे होने के कारण इस क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र मैसूर के पठार में ही है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र मैसूर के पठार में ही है। ठीक है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र बाबा बुदन है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्तवनी गिरी है। देखिए कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास होने का कारण इसी क्षेत्र में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदन की पहाड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती एवं भीमा है, जिसमें शरावती नदी पर स्थित भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जोगियागरसुपा है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है। देखिए अब दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, जो कि 455 मीटर है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आंध्र का पठार। इस पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार है। इस पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार है। इस पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार के साथ साथ तेलंगाना के पठार को सम्मिलित किया जाता है। रायलसीमा का पठार कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ बेलोकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई नगरी जैसे पर्वत को विस्तार है। क्या विस्तार है, जबकि इसके उत्तर क्षेत्र में स्थित पठारी क्षेत्र का तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। देखिए तेलंगाना का पठार का दक्षिण हिस्सा मैदानी भाग के रूप में विस्तृत है, जो काफ़ी उपजाऊ है। इस पठार का कृष्ण और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कलेरू झील
अवस्थित है, जो कि एशिया की क्या है सबसे बड़ी दलदली भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, करडेवम के साथ साथ तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी, सिरुमलई, पंचमलई, जवादी की पहाड़ी आदि आती है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि पर्वत और अवस्थिति। नीलगिरी पर्वत केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा नीलगिरी। अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु में, कार्डेवम पहाड़ी केरल तमिलनाडु में, पालनी पर्वत तमिलनाडु में हो जाएगा, शिवराय पर्वत तमिलनाडु में हो जाएगा, जवादी पर्वत तमिलनाडु में हो जाएगा, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, नन्नामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में हो जाएगा। देखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है तथा इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी मारकुटी है। क्या है? मारकुटी कुटित है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पर्यटक उडेगलम या ऊटी नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में ही स्थित हो जाएगा। अनाई मुंडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जबकि कार्डेमम पर्वतीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए, दिया गया है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य पालघाट दर्रा स्थित है, जो कि कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ती है, जबकि सेनकोटा दर्रा अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच अवस्थित है, जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। यहाँ की प्रसिद्ध पर्यटक कोडाईकनाल पालनी की पहाड़ियाँ में स्थित हो जाएगा। देखिए, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली नीलगिरी पर्वत श्रेणी केरल के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र में से एक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया थालघाट दर्रा महाराष्ट्र कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में जोड़ती है मुंबई से नासिक को। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे को जोड़ती है। पालघाट दर्रा केरल में हो जाएगा, पलक्कड़ एवं कोयम्बटूर को जोड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य हो जाएगा। सेनकोटा गैप ये केरल में हो जाएगा, जो कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाटें। देखिए, पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने जो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर है से लेकर गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। कितना हो जाएगा? 1200 मीटर है। देखिए, सह्याद्री को दो भाग में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को गोवा से गुजरात गुजरने वाली 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को गोवा से गुजरने वाली 16 डिग्री अक्षांश दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियाँ महाबलेश्वर, पुष्पगिरी, हरिश्चंद्र आदि है। ठीक है, यह क्षेत्र वास्तविक पर्वत क्षेत्र श्रेणी नहीं है, वास्तविक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक खंड है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन एवं अरब सागर के अवसंरचलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढलान पूर्वी ढाल की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सिरनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी प्रमुख नदियाँ का उद्गम होता है। ठीक, यहाँ की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है और वह अपने मुहाने पर ज्वार नद यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। 16 पश्चिम घाट के सघन सदाबहार वनों का भी कहते हैं। इस पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे यूनेस्को द्वारा 2012 ईस्वी में विश्व धरोहर में स्थल में घोषित किया गया था। देखिए, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ का क्रम उत्तर से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डेमम पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी जो कि केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी घाट। चलिए देखते हैं पूर्वी घाट को। देखिए, भारत का पूर्वी घाट एक लंबी
असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अत्यधिक अपरदन के कारण पश्चिम घाट की अपेक्षा कम, लगभग 1100 मीटर है। इसके मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियाँ, पूर्व में बेलीकुंडा श्रेणी और पश्चिम में पालकुंडा श्रेणी पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ कटीले शिखर, तीव्र ढाल एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, जिसे हम जवादी सेवराय आदि पहाड़ी के रूप में देख सकते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट अतः अंत में नीलगिरी में मिल जाती है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट श्रेणी कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी में मिल जाती है। अतः नीलगिरी पर्वत को पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का क्या कहते हैं? मिलन बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ का क्रम उत्तर से दक्षिण। ठीक, नल्लामलाई पहाड़ी, बेलकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई और सिरुमलाई। ठीक, देखिए प्रदीपीय पठार का महत्व। प्रदीपीय पठार की कई महत्व है। पहला हो जाएगा, इस प्रदेश में धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार की खनिज पाए जाते हैं। प्रदीपीय भारत की ही गोंडवाना युग की भूगर्भिक संरचना में हीरा, अभ्रक, सोना, चांदी आदि महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा में दिया है कि प्रदीपीय पठार की एक बृहत भाग पर काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी फैली हुई है, जिसे कपास, ज्वार, गन्ना एवं खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर इत्यादि की उत्तम खेती होती है। इस पठार के शेष भाग में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ चाय, कॉफी, रबड़, गरम मसाला आदि खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। देखिए तीसरा में दिया कि प्रदीपीय पठार की बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ उन घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार पतझड़ वाले वन से ढके हुए हैं, जिसे सागवान, साल, चंदन, महोगनी, रोजवुड आदि जैसी कीमती वृक्ष की लकड़ियाँ के साथ साथ औषधि गुण वाले पौधे और जड़ी बूटियाँ भी मिलती है। देखिए प्रदीपीय पठारी भाग पर अनेक प्राकृतिक खंडों के मिलने के कारण यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, जिससे यहाँ जल विद्युत के उत्पादन की काफ़ी अधिक संभावना है। ठीक है। और यहाँ तालाबों की अधिकता होती है, जिससे सिंचाई की जाती है। प्रदीपीय भारत में बहुत से दृश्य पर्यटक स्थल भी है, जिसे ऊटी, महाबलेश्वर, पंचमढ़ी, कोडईकुनाल आदि महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से काफ़ी पर्यटक इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करती है। क्या करती है? मजबूती प्रदान। देखिए तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन, इसकी उत्पत्ति सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव द्वारा इयोसीन काल में हुई है। भारत के तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के साथ साथ समुद्र तट के मध्य हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, जो अत्यधिक कटा-पठा होने के कारण यहाँ पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियाँ प्रदान करते हैं। भारत का तटीय मैदान 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। भारत के तटीय मैदान को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के मध्य निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हो जाएगा। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा गुजरात का मैदान या तट। इस मैदान की उत्पत्ति साबरमती, माही, लूनी तथा उनकी सहायक नदियाँ के जलोढ़ निक्षेप के साथ साथ पवनों के द्वारा लाई गई धूल मिट्टी आदि के एकत्रित होने से हुई है। ठीक, यहाँ के कुछ मैदानी भाग में गोंडवाना एवं जुरासिक काल की चट्टान भी पाई जाती है। ठीक है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान
गुजरात में सबसे चौड़ा है, गुजरात में सबसे चौड़ा है, जो दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल में पुनः चौड़ा हो जाता है। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को कच्छ और कठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। इस मैदान में पाए जाने वाले आरासूर पर्वत, सतपुड़ा, राजपीपला, गिरनार पर्वत तथा काठियावाड़ की मांडव पहाड़ी इसके समतलातल को प्रभावित करती हैं। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखिए, कच्छ, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिरी पहाड़ी, ये सब कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। कोंकण का मैदान या तट देखिए, इसका विस्तार उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। इसका विस्तार दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। इसका दो सबसे प्रसिद्ध द्वीप साल्सेट द्वीप, जिस पर मुंबई, तथा दूसरे द्वीप पर इल्हांसी गोवा, जिस पर पंजिम शहर है। देखिए, इसका दो सबसे प्रसिद्ध द्वीप साल्सेट द्वीप, जिस पर क्या है? मुंबई, तथा दूसरा द्वीप इल्हांसी गोवा, जिस पर पंजिम शहर स्थित है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है। हम लोग देखते हैं कन्नड़ की मैदान है, कन्नड़ का मैदान या तट है। यह गोवा से लेकर मंगलौर तक फैला हुआ है, कन्नड़ तट है। इसे कर्नाटक का मैदान भी कहते हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जहाँ गरम मसाला, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। देखिए, मालाबार का मैदान या तट, यह तट मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच फैला हुआ है, जो पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिण में स्थित हो जाएगा। इसे केरल का मैदान भी कहा जाता है। पाल घाट इसी भाग में स्थित, पाल घाट इसी में हो जाएगा, मालाबार में। अगला देखिए, दिया गया है कि मालाबार के तटीय मैदान मैदानी इलाकों के कयाल यानी लैगून पाया जाता है, जहाँ मछलियाँ पालन, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटक स्थलों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। केरल के पुन्नमद्दा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली प्रतियोगिता नामक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। देखिए, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की अधिकता के कारण यहाँ धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच केलोरू झील, कौन सा जगह? केलोरू, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जबकि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर पुलकट झील स्थित हो जाएगा। चिल्का झील, पुलकट लेगून झील है जो चिल्का झील तथा पुलकट लेगून झील है, जो पूर्वी तटीय मैदान पर में स्थित हो जाएगा। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाना पर एस्चुअरी न बनाकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर में कई डेल्टा देखने को मिलता है, जैसे देखिए, राज्य और नदी डेल्टा। उड़ीसा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी का डेल्टा हो जाएगा, तमिलनाडु में कावेरी का डेल्टा है। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांट जाता है। कौन कौन? उत्कल तट। देखिए, उत्कल तट, इसका विस्तार गंगा के डेल्टा से लेकर महानदी तक है। यहाँ की तटरेखा सीधी एवं सपाट है, जिसका कारण तटरेखा के किनारे अनेक बालू स्तूप देखने को मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, यही है। उत्तरी सरकार तट, इसका विस्तार महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच हो जाएगा, जो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखिए, कोरोमंडल तट, यह पुलकट झील से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कावेरी नदी के साथ साथ केनार, वैगई आदि नदी पाई जाती है, जिसके यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ आप होना चाहिए। आसपास के मैदान काफ़ी उपजाऊ है, जिस कारण इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है। देखिए, अब दिया गया है द्वीप आइसलैंड।
द्वीप प्रमुख द्वीप, द्वीप समूह, अन्य द्वीप। देखिए अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा लक्षद्वीप। अन्य द्वीप न्यू मोर द्वीप, गंगा सागर, हरिकोटा, पंबन द्वीप, ये सब क्या हो जाएगा अन्य द्वीप। उसके बाद हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, माजुली द्वीप, ये नदीय द्वीप हो जाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। देखिए भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी एवं लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप समूह मूलतः टर्शियरी युग में बना हुआ है जो सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है जो लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप का एक क्या है समूह है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप का समूह, अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह कौन कौन है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर क्या है प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है, क्या है सेल्युलर जेल। देखिए इस द्वीप पर कई राष्ट्रीय उद्यान भी है जैसे माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, सेंडल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान तथा गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैप के द्वारा दिखाया गया है अंडमान निकोबार को, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कोको स्टेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्तरी अंडमान में स्थित है जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है जो दूसरे को अलग करता है, एक दूसरे क्या करता है अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। कहाँ है, मध्य अंडमान के पूर्व में, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एवं सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है तथा माउंट थुलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे क्या ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। देखिए यहाँ पर दिया है जारवा, शैम्पेन आदि प्रमुख जनजातियां के लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, कह रहा है कि 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में शैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया था। देखिए पर्वत स्थित और ऊंचाई, पर्वत स्थिति क्षेत्र एवं ऊंचाई, सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में हो जाएगा जो कि 738 मीटर हो जाएगा। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में 515 मीटर हो जाएगा ऊंचा। माउंट कियोबो दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा 460 मीटर हो जाएगा। माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में हो जाएगा 642 मीटर हो जाएगा। ठीक, देखिए लक्षद्वीप समूह, यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियां द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, जो 36 द्वीप का समूह है जिसमें से केवल 10 द्वीप पर ही जीवन संभव है। कवारती ये देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। इस द्वीप समूह में मनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, प्रवाल भित्ति संबंधित प्रमुख क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये सब हो जाएगा। देखिए अन्य द्वीप यानी अदर आइसलैंड, न्यू मोर द्वीप। ठीक है, यह द्वीप गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना सबसे नवीन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, इन द्वीपों के अधिकार को लेकर दोनों देश के बीच उठे विवाद के चलते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2014 ईस्वी में दोनों देशों के बीच बांट दिया है न्यू मोर द्वीप जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच है। देखिए गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। अब हो जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप। देखिए श्रीहरिकोटा, इस द्वीप का निर्माण समुद्री मलबे के निक्षेप के कारण रोधक ठंड तापक के रूप में हुआ है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को
बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हो जाएगा। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पम्बन द्वीप। देखिए यह यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु भी का ही भाग है, जो भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। रामेश्वरम पम्बन द्वीप पर स्थित हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, यह द्वीप उड़ीसा के पूर्वी तट पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। उड़ीसा के पूर्वी तट पर कौन सी नदी? ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के मुहाने पर के पास हो जाएगा। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम के प्रक्षेपण केंद्र के रूप में करता है। अब हम लोग देखते हैं माजुली द्वीप। देखिए यह द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। हाल ही में माजुली को असम का 35वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। देखिए ब्राजील में स्थित माराजो द्वीप भी द्वीप का उदाहरण है। ब्राजील में स्थित माराजो द्वीप भी नदी द्वीप का उदाहरण है। जैसे द्वीप दिया गया है और राज्य क्षेत्र है। नलबाना द्वीप ये उड़ीसा में हो जाएगा। होप द्वीप आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में हो जाएगा। वेलिंगटन द्वीप केरल में हो जाएगा। वर्लाप्रदम द्वीप केरल में हो जाएगा। सलसेट द्वीप महाराष्ट्र में हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में हो जाएगा। आलिया बेट ये गुजरात में हो जाएगा। द्वारका कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। देखिए दो असल खंड को विभाजित करने वाली प्रमुख चैनल खाड़ी सागर या स्टेट है। 6 डिग्री हो जाएगा। ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करता है। 8 डिग्री मालदीव से मनिकाय को। 9 डिग्री मनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री उत्तरी अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप को मलाबार से अलग करता है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रृंखला। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। ठीक। देखिए भारत एवं हिंद महासागर। भारत एवं हिंद महासागर के शीर्ष पर एक ताज की तरह स्थित है। यह क्षेत्र भू राजनीतिक तथा भू सामरिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्व वाला क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर किया गया है। देखिए औद्योगिक दृष्टि से विकसित पश्चिमी यूरोप, पेट्रोलियम की दृष्टि से सर्वाधिक घनी अरब क्षेत्र तथा भू राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील मध्य पूर्व को जोड़ने वाली यह समुद्री मार्ग भारत के अन्य शहरों से होकर गुजरता है। लगभग 38 देश इसकी सीमा पर स्थित है। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है तथा विश्व का 80% समुद्री तेल व्यापार इसी महासागर से होकर गुजरता है। भारत की तटरेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है तथा भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल की तुलना में 1/3 है। हिंद महासागर में आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे रासायनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ठीक है। देखिए भारत नमक का अधिकांश भाग हिंद महासागर से प्राप्त करता है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। ठीक। भारत में आने वाली मानसूनी पवनें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर वर्षा करती है। यह महासागर समुद्री डकैतों का हॉटस्पॉट माना जाता है। यह देखिए हिंद महासागर समुद्री डकैती का हॉटस्पॉट माना जाता है, विशेषकर सोमालिया तट पर अदन की खाड़ी वाले क्षेत्र। देखिए नोट में दिया गया है कि देखिए नोट में यहाँ पर दिया गया है हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर की सीमा से सटे देशों के भीतर क्षेत्रीय सहयोग सतत विकास को मजबूत करना। इसका गठन कब हुआ था? 1997 में किया गया था तथा इसका सचिवालय मॉरिशस में हो जाएगा। इसका सचिवालय कहाँ पे हो जाएगा? मॉरिशस में हो जाएगा। देखिए हम लोग का ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया।
अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद।